वेलकम टू शाम की चाय विद राफिया। और आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग शो आपके सामने लेकर आए। लाइक ऑलवेज, लाइक एवरी डे हम कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आते हैं। तो आज भी हम इंटरेस्टिंग बात जो शुरू करेंगे वो करेंगे जी फिटनेस से। फिटनेस आप कहेंगे हर बार ही फिटनेस पे बात करते हैं, हर बार। एक्चुअली फिटनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज जब फिटनेस नहीं है तो देयर इज नो लाइफ। If you don't have your fitness, you don't have your life. Because life आपकी चलती ही इसी चीज़ पे। अगर कहीं से भी आपका फिटनेस का कोई भी पॉइंट जो है वो वीक है या नहीं है, then you have a very compromised life, and then that's not life. फिर मैं उसको लाइफ नहीं कहती, फिर वो बड़ी compromised लाइफ होती है। तो why to have a compromised life when you can have a full-fledged अच्छी जिंदगी with a full-fledged fitness? और एक वक्त था मुझे बड़ा डर लगता था, you know, I used to say कि बसलमिया कभी मोटा ना करे, बसलमिया कभी ये ना करे, because I used to be very scared कि मोटा कभी नहीं अच्छा होता, it's not good for health, it's not good for this, it's not even good when you know, आप देखने में भी अजीब हो जाते हो, आपका एटीट्यूड भी अजीब हो जाता है, आप शाय हो जाता है, कॉन्फिडेंस आपका शेक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो हमें हमेशा से ना मेरा दिमाग जो है फिटनेस से बड़ा ट्यून रहता है। और हमारे पास इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है, आप इनको और टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं और अब हमारे पास मौजूद हैं, उनका ताल्लुक योगा से भी है, उनका ताल्लुक फिटनेस से भी है। हमारे पास मौजूद हैं ज़फ़र शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। How are you, Zafar? I'm good. How are you? And I'm good. अच्छा, हमारा एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी निकला है। वो हम ऑफ एयर कर रहे थे, तो अब मैं दोबारा से इतने उससे बात करूँ कैसे हैं आप, तो मुझे बड़ा फनी लग रहा है। Yes, true. Anyway, ज़फ़र, फिटनेस को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? देखिए बहुत ज़्यादा पतला होना, बहुत ज़्यादा मोटा होना। It's not being a पतला होना and मोटा होना. It's a lifestyle. It's a lifestyle. It's a lifestyle और ये ज़िंदगी के लिए आपके बहुत ज़रूरी है. I mean, अगर आप फिट नहीं हैं तो आप कॉन्फिडेंट नहीं है. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है आप आगे नहीं जा सकते. सीधी सी बात, आप आगे नहीं जा सकते. तो ये आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग तब बनते हैं जब आप फिट होते हैं. So अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप अच्छे डिसीजन मेकर बन सकते हैं. Obviously. अगर आप अच्छे डिसीजन मेकर बनते हैं तब आप जाके आगे बढ़ते हैं. So this it's related to the fitness as well. Yes, अच्छी है ना? लेकिन नहीं, this is making a lot of sense, Zafar. It is. Yes. It is. ये सारी चीजें जो है ना ultimately हमारी well-being से related है, और well-being में decisions भी आते हैं, well-being में आपकी fitness भी आती है, well-being में हर चीज आ जाती है, और उसमें fitness सबसे टॉप पर ही होती है. अच्छा, लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा पतला होना और बहुत ज्यादा मोटा होना, this is unhealthy. तो what is the healthy fitness? देखिए healthy fitness और unhealthy fitness क्या होती है? ये भी होती है. अच्छा, unhealthy fitness मैंने ये एक चीज होती है, हम इस पे बात करेंगे. Healthy fitness क्या होती है? Healthy fitness is that कि आप अच्छा खाओ, ठीक है. देखिए 80% is your diet. खाते हैं ना अच्छा, निहारियाँ, बिरयानियाँ, अच्छा खाते हैं ना, भर के खाते हैं. 80% is your diet. हमेशा याद रखो. 20% ये वर्कआउट और ये जिम, ये सब 20% है. 80% इज दैट. मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि आप सिर्फ यही करो, लेकिन इसका कोलैबोरेशन मिक्सचर होता है. लेकिन 80% इज योर डाइट. आपने डाइट पे कंट्रोल किया, यू कैन डू इट. आपने डाइट पे कंट्रोल किया, यू कैन डू इट. बट 20% फिर भी एक्सरसाइज जरूरी है, रोल है, जरूरी है. अच्छा, मुझे बताएं, कुछ लोग थोड़े से मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, they're not into exercises. तो फिर उनको क्या करना चाहिए? देखिए, उनको सबसे पहले तो मूव अराउंड करना चाहिए. मूव अराउंड करना चाहिए. मैंने देखा है बहुत से लोगों को, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हेल्थ के इश्यूज हैं, जो कि मेडिकली फिट नहीं है, जिनके L4 L5 शैटिक वगैरह होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो बैठे ही रहते हैं. आई मीन, ठीक है, अगर आपको इशू है, बट यू शुड गो, आप आगे जाओ, वॉक तो करो. स्टार्ट विद योर वॉक. फिर उसकी अपनी अपनी एक्सरसाइजेज है, फिजियोथेरेपी है, एक्सरसाइजेज है, योगा है, एंड देन यू मूव ऑन. अगर आप पहले से ही हार मान जाओ कि यार बस अगर मुझे एक दफ़ा हो गया फिर मैं बेड पे ही चली जाऊंगी या बेड पे चला जाऊंगा और मैं वर्कआउट नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये माइंड, इट्स ऑल योर माइंड परसेप्शन. करने वाले कर लेते हैं और वो निकल जाते हैं आगे. सही बात है. सही बात है. अच्छा, मैंने सुन लिया आपसे कि सही बात है. अच्छा, हम थोड़ा सा इसको उन बच्चों के साथ भी शुरू करेंगे, क्योंकि हम बेसिकली एक यूथ डेवलपमेंट पे पूरा वीक भी कर रहे हैं. तो बहुत छोटे बच्चे जो एक्सरसाइजेज में आना चाहते हैं या एक्सरसाइजेज शुरू कर देते थे, पहले तो हम ये बात करेंगे कि कितने छोटे बच्चे एक्सरसाइज कर सकते हैं. देखिए, बच्चे जो है ना, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही होती है, और बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को एक्सरसाइज पे लेकर आएं, क्योंकि उनके कितने छोटे बच्चों को, कितने छोटे आप एज का तो मैं आपको नहीं कह सकता, बट एक हाइट होती है और एक उनके वेट होता है, उसके हिसाब से होता है. लेकिन आई थिंक 6 to 7 years
कि बच्चों को should come towards a bit of an exercise. not heavy weight lifting, Oh, of course but not lifting the weight, but yes, they should start exercising. योगा हो गई, स्ट्रेचिंग हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, जिमनास्टिक्स हो गए, कैलिस्थेनिक्स कहते हैं, कैलिस्थेनिक्स हो गई कि अपने आप को लिफ्ट करें इधर उधर. मुझे अभी भी याद है, we didn't had any these equipments for the calisthenics. Calisthenics ये होता है कि आपकी अपनी बॉडी को वेट अपना को बॉडी उठा वेट के यूज करते हैं. वेट को उठा के आपने वर्कआउट करना होता है. तो हम लोग बहुत छोटे होते थे, हम लोग कहीं से भी कुछ चीज़ पकड़ के ना उस पर लटक के बस उधर चढ़ते थे और वो हम लोग पुशअप्स लगा देते. वो बचपन से ये चीज़ थी. अगर आप मुझे भी देखें तो मैं इस वजह से, क्योंकि मैं बचपन से ही कर रहा हूँ. आई लव इट. मुझे बहुत पसंद था कैलिस्थेनिक्स और मुझे बहुत शौक था हाथों पे चलना, हाथों पे खड़े होना, हैंड स्टैंड करना. एंड आई डू दैट. अभी भी मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे आई एम 40 नाउ और आई कैन डू हैंड स्टैंड और पूरा सब कुछ कर सकता हूँ. You don't look 40 at all. That's just because कि I've been into it. मैं इसमें हूँ शुरू से ही हूँ. So I will prefer parents कि वो अपने बच्चों को जूडो कराटे पे लगाएं, अपने बच्चों को एक्सरसाइज में लगाएं, कैलिस्थेनिक्स बताएं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किक बॉक्सिंग होती हैं आजकल तो बहुत सारी. हमारे ज़माने में तो नहीं होती थी ये चीज़ें, बहुत कम होती थी. लेकिन यहाँ नहीं होती थी ना. हाँ, हम नहीं होती थी, लेकिन हम जहाँ हम लोग होते थे वहाँ पे वहाँ नहीं होती थी. सही. अच्छा, तो you mean to say कि a kid 6, 7, be it girl, boy, anybody, आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज एंड योगा की तरफ जरूर आना चाहिए. और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर इतना फ्लेक्सिबल होता है उस वक्त कि वो दे कैन अडॉप्ट इट. अब हम जब बड़े हो जाते हैं ना तो खास तौर पे मेल हजरात जैसे मैं आई हैव सफर्ड अ लॉट. मैं आई वाज वेरी स्टिफ, बहुत ज़्यादा था. But you were doing it since childhood. यस, वर्कआउट. अच्छा. लेकिन योगा की बात कर रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ. ओके. तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आई. फिर मैंने स्ट्रगल अ लॉट, मैंने किया, मुझे करना था. 12 साल हो गए आई एम डूइंग योगा. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नाउ फाइन. अब मुझे देखते हैं यार तुम कहाँ इतने फ्लेक्सिबल हो. मैंने कहा यार जितनी जिद्दोजहद मैंने की है मुझे पता है. What is this relate? I mean, exercise और yoga, are they like two different things? हम कह रहे हैं 12 साल हो गए मुझे योगा करते हुए. तो what made you come towards yoga when you were already into exercises? Yes, that's a good question. अच्छा, तो मतलब अभी तक सब फजूल थे. नहीं वो भी थे, लेकिन this is the most relevant मुझे समझ में आया. लेकिन बच्चों वाला भी अच्छा था. Alright. So this is something very inspirational कि मैं अगर किसी को बताऊंगा तो. So I was into weightlifting बहुत ज़्यादा. मैं weightlifting करता था, काफ़ी बल्कि भी था. वर्कआउट बहुत ज़्यादा करता था. लेकिन किसी ने somebody just recommended me, यार एक दफ़ा तुम एक क्लास ले लो उसके साथ तो देखो कैसा है. एंड जब वो मैं क्लास ली, इट वॉज फेल्ट सो अमेजिंग, इट वॉज सो रिलीफ. मुझे लगा कि यार मैं इतना वर्कआउट कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया. इट वॉज सो हार्ड, इतना मुश्किल था मेरे लिए. यस, इट वॉज सो हार्ड मेरे लिए क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी फिटनेस की थी, मैंने वेट लिफ्टिंग किया था. एंड इट वॉज नॉट ईजी. इट लुक्स ईजी, लेकिन आप इनिशियली करते हो ना तो बड़ों की टांगे कांप जाती है. टांगे कांपना इज अ वेरी फनी फ्रेज दीस डेज. यस. But anyway, apart from that, yoga में क्या different है जो exercise में नहीं है? Yoga is an exercise too, by the way. But वो एक physical gym exercise और एक yoga exercise में different क्या है? There are a lot more muscles in your body. बहुत सारे muscles ऐसे हैं जो कि move नहीं हुए होते हैं, alright? और बहुत सारे postures ऐसे हैं आपके जो कि when you do yoga, तो वो उनकी movement शुरू हो जाती है. तो जब वो move होते हैं तो वो जो relaxation फिर आपको मिलता है ना, that is just amazing. Okay. So इसलिए कहते हैं कि it doesn't reduce your weight in yoga, but it tones you. वो tones इस वजह से होता है क्योंकि Some people have done weight loss yogas. बहुत रेल होता है, but it takes time. It's not like 42 day challenge वाला और आपने jumping jacks कर लिया और ये कर लिया वो कर लिया आपका weight reduce हो गया. No. हाँ, if you carry on, अगर आप इसको 2-3 साल करते हैं regularly, तो ये आपको ऐसा वेट रिड्यूस करेगा कि आपका कभी बढ़ेगा ही नहीं. फिर वो मेंटेनेंस पे आ जाएगा ना. Yes, you will get maintain. अगर आप if you carry on. But हाँ, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मेरा वेट कम करना है, मैं बोलता हूँ यार वेट कम इससे कम नहीं होगा, खाने से होगा, पेट पे कंट्रोल करो, मुंह पे कंट्रोल करो. वो कहते हैं मुझे वेट कम करना है, मुझे पता है मैं क्या खाऊं. तो लाइक कभी भी खाने की बात खाना ना खाओ, कम खाओ. अच्छा, पोर्शन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हम वेट रिडक्शन की बात करते हैं, पोर्शन कंट्रोल, पोर्शंस हम लोग को अपने लिए समझ नहीं आते. हम लोग के दिमाग में जैसे फिट हुआ हुआ होता है कि इतना मेरा ब्रेकफास्ट है, इतनी मैंने रोटी खानी है, इतनी मैंने, तो दिस इज इट. अब मुझे बताएं कि क्योंकि हमारा सैटिस्फैक्शन सेंटर तो जाकर कोई 20-25 मिनट के बाद एक्टिवेट होता है ना, बताता है कि पेट भर गया, हम तो जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं. तो मुझे बताएं कि पोर्शन कंट्रोल करने की ट्रिक क्या है? देखें,
उसकी कोई ट्रिक होनी चाहिए? ट्रिक तो यही है कि जब भूख लग रही है और आप स्टिल खा रहे हैं तो आप रुक जाएं वहीं पर ही। फिर भी मतलब खा रहे हैं और आपको फिर भी भूख लग रही है, आप मजीद खाना है आपको, यू शुड स्टॉप देयर, राइट देयर। जो कार्विंग हो रही है ना उस वक्त आपको, जो कार्विंग उसके बाद होती है, आपको यार भूख लगती है और आप नहीं खाते, व्हाट दैट कार्विंग डू, क्योंकि बॉडी को तो चाहिए, वो आपका जो फैट है ना वो खाता है फिर। अगर आपने इंटेक नहीं किया उसको, ठीक है, अगर आपने नहीं खाया तो व्हाट विल द बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो वो पे क्या करता है, आपके फैट को बर्न करता है, फैट से लेता है चीज़ें। और पोर्शन कंट्रोल की जो आप बात कर रही हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स अच्छा, मैं आई डू रिकमेंड पोर्शन कंट्रोल, लेकिन ये कि खाओ, लेकिन जब आपको जितना खाते हो, लेट्स सपोज उसको आप 100% खाते हो, 2 रोटी खाते हो, 1 रोटी खाते हो, उसको आधा कर दो। आधा कर दो? क्वार्टर कर दो, आधा कर दो। रहम आएगा अपने ऊपर? नहीं, करना पड़ेगा, अगर ये करेंगे तो इफेक्ट आएगा। एग्जैक्टली, इफेक्ट भी तभी आएगा जब इस तरह के काम करेंगे। वही जो बात वो क्रेविंग कंट्रोल की कह रहे हैं, तो क्रेविंग कंट्रोल होगी तो आपकी बॉडी कार्ब हो जाएगी साथ में, है ना? चलिए जी, इस पे अभी खैर बात करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास टाइम की आज कुछ ज़्यादा ही शदीद किस्म की कमी है। लेकिन आपके लिए हमारे पास ये स्पेशल, I know but you're a fitness trainer, but this is actually very good and healthy and yummy and tasty. और कभी-कभी तो चलता है, हमारे पास एक special voucher book है from Pizza Point. Enjoy free pizzas and उसके पूरे vouchers हैं और उसको enjoy कीजिए for the whole year. Thank you so much. Thank you so much for coming. Zafar, एक छोटा सा break है, we'll be right back. अपडेट पे हमारे साथ मौजूद है रहमतुल्लाह भट्टी साहब, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड किस तरह के पेशेंट्स आपके पास ज्यादा कॉमनली आते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस की बात करते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, किस तरह के पेशेंट्स ज्यादा कॉमनली आते हैं, किस कंप्लेंट्स के? देखिए, एक तो सिंपल सी जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की कोई डिजीज नहीं हुई है, में देखें इंक्लूडिंग माय सेल्फ एंड जो डॉक्टर होते हैं हमें कहते हैं जिगर और मैदे का डॉक्टर कहा जाता है। जिगर और मैदा, ये तो हर एक का है। मैदे के हवाले से ज्यादा डिस्पेक्टिक पेशेंट आते हैं, जैसे हार्ट बर्न की कंप्लेंट करते हैं, जैसे आमतौर पर क्या पेट में दर्द होता है, मैदे की खराबी के मामला होता है, तो ये समझिए 70% तक पेशेंट जो इसी तरह के होते हैं। जो सिस्टम की वो 30% पेशेंट जो सबसे बड़ा इन द बॉडी, स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, तमाम चीजें, तो आई थिंक इट्स इवन लिवर की जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके साथ, चाहे आपकी खुराक की नली से इश्यूज होते हैं, डिस्पेप्सियाज होते हैं, कैंसर्स होते हैं, अल्सर्स होते हैं, वैरायटी ऑफ डायरियाज, आईबीएस, तमाम चीजें, फिर इसके बाद लिवर हेपेटाइटिस, तो इट्स रियली अ वेरी वेरी बिग, दैट्स द रीजन कि अब गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में भी बहुत ज्यादा सब डिसिप्लिन्स आ गई हैं। तो ये चीज है। GERD के कितने पेशेंट्स, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है? मैंने पीडिया जैसे 70% जो पेशेंट जो हमारे होते हैं GERD है वो तो अपर जिया की सिम्टम्स के साथ होते हैं, उसमें 50% पेशेंट GERD की ही सिम्टम्स बता रहे होते हैं। ऑलराइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। शॉपिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप, you're just going inside and having a look at clothes.
शॉपिंग एंड शॉपिंग एंड शॉपिंग. So fashion or makeup? Makeup, all. Makeup. So which is your brand you most interested to see inside? What brand do you want to see inside? You most interested? Your favorite brand? I think all the makeup brands. To be honest, everything in makeup I just love it. Okay, so इकरा के बैग में कोई 3 ऐसे प्रोडक्ट्स मेकअप के वो क्या होते हैं? It's a tint and a chapstick and tint है, chapstick है और मेरे ख्याल से a brush, which is very necessary. And are you big on skincare? Skincare पसंद करती हो? यार बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरे ख्याल से आपके पास एक अच्छा फेस वॉश हो, एक अच्छा मॉइस्चराइजर हो, एक अच्छी नाइट क्रीम हो, आई थिंक you're good to go. बस. And for fashion, अगर मैं पूछूं फ्लैट jeans or straight pants? बहुत मुश्किल जवाब है. Straight jeans. Straight jeans, bronzer और blush? इकरा में यहाँ पे फंस गई है थोड़ा. नहीं, मैं दोनों में से चूज नहीं कर सकती, दोनों चाहिए. दोनों यहाँ पे डिप्लोमेटिक आंसर आ गया. मस्कारा और आईलाइनर. Eyeliner. आईलाइनर सबका आई थिंक फेवरेट आईलाइनर होता है. बट आई वॉन्ट टेक मच ऑफ टाइम इकरा का. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपके इकरा का बिकॉज आई नो शी इज वेरी इंटरेस्टेड टू गो इनसाइड. बट टेल मी बैटा जिस आपने पहले शॉपिंग की है? नहीं, ये मेरा पहली दफा है. So let's see how excited Ikra is and what is one thing you'd like to say to the fans? करें आप करें. 2 दिन का इवेंट है, जल्दी आए क्योंकि मैं अंदर जा रही हूँ एंड आई एम सुपर श्योर कि सब कुछ बहुत अमेजिंग सा होने वाला है. Thank you so much Ikra. Ikra is ready to go shop. You guys come over and see what all we have. थैंक यू. अभी ये सवाल तो आपने बहुत जल्दी पूछ लिया क्योंकि मुझे अंदर जाना पड़ेगा इस वीडियो के लिए. नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हूँ. मुझे वैसे ही मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत श्योर हूँ कि अंदर मुझे बहुत मज़ा आने वाला है. अब बड़ा ज़बरदस्ती मुझे बाहर निकालना पड़ेगा किसी को अगर निकाल दिया. यार मुझे बहुत खुशी है कि हम कोविड के बाद इतने बड़े लेवल पे एक फैशन, एक ग्लैम फेस्ट टाइप का इवेंट कर रहे हैं हमारी सब आवाम के लिए. एंड आई थिंक मेकअप इज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू वुमेन, लेकिन सब लोगों के लिए है और सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं अंदर आने के लिए और मुझे लगता है बहुत अच्छा जाएगा. लेकिन हमें इस सब में भूलना नहीं चाहिए कि हमारे SOPs हैं, हमारी कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है. तो हमें ख्याल रखना है, हम अपने बच्चों का भी ख्याल रखें. कि हुकूमत की जानिब से सबसे ज़्यादा टैक्सेस जो हैं मेकअप के प्रोडक्ट्स पे लगाए जाते हैं. तो आप क्या समझती है कि ये मेकअप आर्टिस्ट के लिए, ये तमाम तर वो आउटलेट्स के लिए ज़्यादती का काम है कि हुकूमत सबसे ज़्यादा टैक्सेस इन पर ही इम्प्लीमेंट करती है? शाम की चाय. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम इंटरेस्टिंग शो करने वाले. तो अभी हम बात कर रहे थे फिटनेस पे और हम बात कर रहे थे यूथ पे, और यूथ और फिटनेस और इन सब चीज़ों से रिलेटेड बात चलते चलते इतनी यूथ पे आ गए कि अब हम बच्चों पे आ गए हैं. और हमारे पास अभी मौजूद है जी पेडियाट्रिशियन है और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन रिसेंटली कंप्लीट करके आए हैं और एक हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी करते हैं. हमारे पास मौजूद है जी डॉक्टर शाहज़ैब एम खान, मोहम्मद खान प्रॉबली. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक. बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब. और आप माशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस भी चल रही है, आपने इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. तो हम आपसे बच्चों रिलेटेड जो है वो थोड़ी सी वो वाली बातें पूछेंगे जिससे हर दूसरी माँ परेशान होती है. सबसे पहले अब डॉक्टर साहब कहेंगे कि आते ही मेरे इतने ऐसे सवाल शुरू कर दिए. लेकिन डॉक्टर साहब सीरियसली स्पेशली द फर्स्ट टाइमर्स जो पहली दफ़ा माँ बनती हैं वो तो बेचारी एक दूसरे वर्ल्ड में होती हैं, अजीब टेंशन डिप्रेशन वाले. मुझे बताएं कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जाती है, बच्चे को हो जाते हैं नैपी रैशेस क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग डाइपर्स ही पहनाते हैं और डाइपर्स ही होते हैं और कोई और सोल्यूशन आपके पास नहीं है. बट बच्चे एंड अप हैविंग नैपी रैशेस और फिर कहा जाता है कि बच्चे को हर बार वॉश करो. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर या हर बार वो किसी और इन रीजंस की वजह से. आप क्या सजेस्ट करते हैं नैपी रैशेस के लिए? देखिए, द थिंग इज़ दैट द फर्स्ट थिंग इज़ जैसे ही आप बेबी जब छोटा पैदा होता है
उसको आप you're feeding that child every 3 hours. So the best way to do Every it 2 hours if it's on mother feed. so every 2 to 3 hours, maximum of 3 hours. So usually we do feeding on demand. So if the child is asking for feed every 1.5 hours or every 1 hour, and if it's mother feed, then we feed every hour. But what we say to parents is that every 3 hours is the maximum time you should let your child go in the first 3 months without a feed. So with every feed, what I recommend is that before the feed, you change the diaper. It's Before the feed, you change the diaper. before the feed, you change the so diaper. that the kid is comfortable. Correct, exactly. It's best to wash the child if you can. If you can't, then it's the better practice to use fragrance-free wipes जो होते हैं. Fragrance free vibes. Correct. ठीक जिनको है. हम water wipes भी कहते हैं. And if the child. Water vibes होते हैं वो. Correct. So they're called उनमें water wipes. उनमें कोई परसेंट अल्कोहल का नहीं होता क्लीन करने के लिए, स्टेराइल करने के लिए. So there is a little bit of alcohol content, but they're called water wipes. So there is no like fragrance or scent. So they're non-scented wipes. जी. ठीक है. So those are the best to use to clean for your child. If अच्छा, एक वाइप आते हैं नॉर्मल वाइप्स. हाँ, एक वाइप्स आते हैं फॉर सेंसिटिव स्किन. इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो नॉर्मल वाइप्स होते हैं उसके अंदर कोई परफ्यूम, कोई सेंट वगैरह हो सकता है. जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं, दे डोंट हैव एनी सेंट एसोसिएटेड विद देम. देयर completely free of any. तो फिर अगर हमें बच्चे को नैपी रैश से बचाना है तो हम डे 1 से ही सेंसिटिव वाइप्स की तरफ जाइए. Absolutely, that's the best way to go. The other thing is if the kid does end up having a nappy rash, ये तो होता है. then you can use any sort of barrier cream. जिस तरह से aquaphoric barrier cream है, that's one that you can use. किसी भी किस्म का zinc oxide वाला जो paste होता है, that you apply on the affected area. Sometimes what happens is the rash can also be fungal, so that needs to be checked by the pediatrician. So there's a way to differentiate कि ये diaper के contact से rash हुआ है या फिर ये कोई fungus की वजह से. So again, that needs a different medication. अच्छा, इसमें अगेन बिकॉज हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ से, अब बिल्कुल आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन जो उन वक्त मदर्स के साथ होता है वो यही होता है कि बच्चे को 2-3 दिन में डायपर रैश हो जाते हैं पैदा होते ही, क्योंकि वो इतने फ्रीक्वेंटली स्टूल्स कर रहा होता है. वो स्टूल क्या होता है, मतलब वो जो भी होता है वो इतना फ्रीक्वेंट कर रहा होता है कि उसको 2 से 3 दिन में ये रैशेस शुरू हो जाते हैं. इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हैं. तो क्या पेट्रोलियम जेली इज़ अ राइट थिंग? कुछ लोग कॉर्नफ्लोर उसका पाउडर जो है उसके ऊपर डालते हैं. आई एम जस्ट आस्किंग ऑल दिस क्योंकि ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो सारी मदर्स उस वक्त कर रही होती हैं. और कुछ लोग डायरेक्टली स्टेरॉइडल ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं. तो प्लीज़ टेल मी कि इसकी रेमेडी में ये सब चीज़ें सही हैं? Absolutely not. So petroleum. So the only barrier creams जो आपको use करनी चाहिए are those that contain zinc oxide. So zinc oxide containing जो barrier creams होती हैं हमारे पास होती हैं butt paste के नाम से आते हैं, aquaphor के नाम से आती हैं. When you apply these steroid ointments, what happens is that जो वहाँ की skin है वो dry off हो जाती है, उसकी skin का color change हो जाता है, वहाँ पे inflammatory reactions हो सकते हैं. So steroid ointments are only used अगर आपको कहीं eczema हो गया या इस तरह की कोई चीज़ बहुत flare up हो गई, then we recommend using steroid ointments. Otherwise, simple जो zinc oxide वाले pastes होते हैं, that's what's recommended and that's what we advise as well. ओके, तो मतलब अगेन ये जो बहुत कम आप समझ ही रहे होंगे जो इस वक्त मदर्स हैं उनको पता ही होगा कि मैं किन स्टेरॉइडल क्रीम्स की बात कर रही हूँ. तो वो क्रीम्स हमको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी. अच्छा, कहते हैं कि बेबी को ना नैपी ऑफ टाइम दो, नैपी उसको ज़्यादा डायपर्स मत पहनाओ, मतलब दैट इज़ समथिंग यू कैन नॉट हेल्प. Absolutely. क्या करें, मतलब पहनाने तो है. देखें, there is a lot of things that go around and people say that nappies पहनाएं, especially in boys once they're circumcised. People say that nappies पहनाएं. That's just creating extra hassle both for the mother and it's making it uncomfortable for the child. इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती. Continue to use normal diapers. कोई diaper free time देने की ऐसी ज़रूरत नहीं है. As long as the diaper is you're using a good quality diaper, you're using the right fitting for the diaper, it's not too loose, it's not too tight, and आप सही तरीके से बांध रहे हैं. I don't think that there is any indication or any recommendation for diaper free time at all. It just creates a hassle for the mom. इसमें आप ही की बात से मैं एक बात पूछूंगी. आपने कहा गुड क्वालिटी डायपर. Right.
वो किसको कहते हैं? हाउ डू वी नो कि ये जो डायपर हम खरीदने वाले हैं ये गुड क्वालिटी है और ये जो डायपर है ये एवरेज या मीडियम है? देखिए जिस डायपर से आपके बच्चे को डायपर रैश हो रहा है, that's not मतलब a वो तो good. फिर सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे ना बच्चे के साथ। So the diapers that I have used for my children have been Huggies when I lived abroad, and unfortunately we don't have those here. Those are excellent. And then the Pampers diapers are also really good. I've used those as well. Those are the only two diapers that I've had personal experience with. अच्छा, मतलब फिर आपको अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा डिफरेंट हाँ, ब्रांड्स के साथ कि आपका बच्चा that's what I recommend. ठीक है। How often we should change the diapers? So like I said at the very beginning, before every feed, so if the baby is feeding every 3 hours, every 2 hours, before every feed, I recommend changing the diaper, or at least checking whether it's dirty, and if it is dirty, then changing it. If your baby is, you changed the diaper, you fed your baby, and uske baad, right after the feeding, your baby has, passes a bowel movement, so has a poop or stool, then I recommend changing again. तो basically बच्चे को आपने गंदे डायपर के साथ नहीं रहने देना है। इतने ज़्यादा फिर उसके ऊपर देखिए जितनी बार चेंज करेंगे उतने हम वाइप्स भी यूज़ करेंगे। That's fine. It's better to use a wipe than to leave your child in a dirty diaper with stool. Right. क्योंकि अच्छा, बच्चे को वेरियस रीजंस की वजह से हम बार बार पानी से एक्सपोज नहीं करते। कभी सर्दी होती है, कभी कमरे में टेम्परेचर ऐसा होता है, एसी चल रहा होता है या कुछ भी ऐसा, तो हम कोशिश करते हैं कि पानी से बच्चे को ज़रा ज़्यादा एक्सपोज ना करें। बच्चे को कितना ऑफनली नहलाना चाहिए? So yes, these are all myths. You can expose your child to as much water as you would like. There is no restriction. You should ideally bathe your children every single day. It depends on different practices vary in different parts of the world. In Pakistan, when babies are born, the hospitals they recommend and the pediatricians recommend bathing the child completely from day one every single day. In other parts of the world, in Western countries, they recommend just doing जो एक pat करके आप sponge bath देते हैं for until the cord falls off, and then after the cord falls off, which is usually about 7 to 10 days, then you can continue to bathe the baby every single day. You can wash them as many times as they need to be washed. So, these exposure to water is much better than being exposed to a dirty diaper with urine or stool in it. Right. अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि टाइम कम है लेकिन मैं आपसे कुछ बहुत ही बेसिक सवाल बच्चों के हिसाब से इसलिए कर रही हूँ। एक होता है उनकी कॉलर बोन डिस्प्लेस हो जाना बच्चों की, ये क्या चीज़ होती है और इसके लिए वो कोई स्पेशल मसाज वाली ख़वातीन आती हैं जो कॉलर बोन वापस प्लेस करती हैं, शोल्डर वापस सही करती हैं? देखें, it's called shoulder dystocia, and it happens sometimes when the baby is born. अगर कोई breech delivery हो या फिर if the baby is large in size, like a 9-pound, 10-pound baby, a larger baby, so sometimes the shoulder slips off. Now, sometimes with that, what can happen is... और I think handling से भी हो सकता है. Handling से इतना नहीं होता. Is usually due to birth trauma is what we see most frequently, and the disadvantage for that is that sometimes some nerve roots can also get affected in that process. So I highly I don't recommend calling ये जो मालिश वाली होती हैं, because अगर जहाँ पे nerves involve होती हैं उन्होंने मालिश में अगर कोई nerve उल्टी सीधी कर दी, so ये आपकी जो हमारी ये जो back of the neck होती है ना, so we have some nerves there that are directly connected to our diaphragm, and if one of them gets damaged or ruptured, then that can lead to diaphragmatic paralysis, and then you can die. So please, I recommend staying away from these malish walis and consulting your the appropriate physician. अच्छा, since it's the last question मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन बच्चे को हर रोज़ मसाज करना कितना इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को हर रोज़ मसाज करो तो उसकी बोन्स अच्छे होंगे, उसकी हाइट सही रहेगी, उसका ये डेवलपमेंट सही होगी. Is it correct? So there is no research or data that I have seen regarding this. Maybe it's out there somewhere, but definitely the oil is getting absorbed. And what's really helpful with the massages is that you're stretching the baby. Okay. So you're stretching the baby. So when babies are born, उनके जो muscles होते हैं, उनके जो legs होती हैं, एक flexed position में होती है. So slowly you're stretching the baby, and that is really helpful for the overall growth and development. सही. अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे बहुत सारे बेसिक सवाल हमारे पास हैं, आपके भी जहन में होंगे, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है.
दिस मीन्स कि हम डॉक्टर साहब को दोबारा भी बुलाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बेसिक हमने सवाल इससे किए क्योंकि ये सवाल घर घर के और हर माँ के होते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।